हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे सीवीएस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट कैन बी एरिथमिया के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो एक एरिथमिया जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो इस वीडियो के अंदर मैं एरिथमिया के कुछ ड्रग्स हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उनके जो ड्रग्स हैं उनके क्लासिफिकेशन करने से पहले मेरे को कुछ जनरल बातें बतानी पड़ेगी, जिनसे जो एरिथमिया के अंदर जो चीज़ें जो ड्रग्स के अंदर जो यूज़ है, मतलब कौन कौन से एक एरिथमिया के जो ऐसे क्लासिफिकेशन जो ड्रग्स है जिनके अंदर के को फैक्टर की जो ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं शुरू में पढ़ूंगा और उसके बाद में मैं बात करूंगा एरिथमिया के क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। जनरली इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं नॉर्मल चीज़ें पढ़ूंगा एरिथमिया को पढ़ने से पहले, जो हमारे एरिथमिया के अंदर मदद करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करूंगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कुछ इस तरह का होता है कि ये जो मान लो ये हमारा जो कार्डिक मसल्स की अगर बात करो तो कार्डिक मसल्स जब एक्शन पोटेंशियल होती है उसके अंदर, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। वहाँ पे अपन पढ़ते हैं जब कार्डिक मसल्स की जो एक्शन पोटेंशियल पढ़ी जाती है तो वहाँ पे इस तरह का ग्राफ पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है यार, कि मान लो अगर डिपोलराइजेशन हो रहा है तब भी बात है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है। अगर सिस्टोल हो रहा है इसका मतलब भी है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर एक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है इसका मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर सोडियम की एंट्री हो रही है सेल के अंदर तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर कैल्शियम की एंट्री हो रही है सेल के अंदर तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन है, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर डिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब ये जो सारी कंडीशन है मतलब ये शो करती है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। चाहे डिपोलराइजेशन हो, चाहे सिस्टोल हो, चाहे एक्शन पोटेंशियल बढ़े, चाहे सोडियम की एंट्री हो सेल के अंदर, चाहे कैल्शियम की एंट्री हो सेल के अंदर। एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि जब सोडियम की एंट्री होती है सेल के अंदर तो वो तो नॉन ऑटोमेटिक सेल के अंदर होता है, और जो कैल्शियम की एंट्री होती है सेल के अंदर वो ऑटोमेटिक सेल के अंदर होती है। ये होता है जब कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि यार ये ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक होता क्या है, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि वीडियो बनाने आया हूं ना तो रीजन लेके आया हूँ यार, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर ऐसे कोई चीजें नहीं लाता जहां पे मेरे पास उसका कोई लॉजिक नहीं है या उसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। तो वीडियो बनाने आया हूं तो इसका जो एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। तो ऑटोमेटिक की अगर बात करूं तो ऑटोमेटिक ऐसे फाइबर होते हैं जो हमारे कोने का मतलब सेल्फ इंपल्स जनरेट करते हैं। मतलब जैसे मान लो ऐसे नोड की अगर बात करूं तो ऐसे नोड को क्या बोला जाता है, पेसमेकर बोला जाता है ना। करेक्ट, सबको पता है, नीट में पढ़ के आते हैं यार ये चीज है, और हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है यार पेसमेकर का। ऐसे नोड्स का जो पेसमेकर है वो किसको बोला जाता है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ ईस, परकिंजे फाइबर। आंसर जाता है ऐसे नोड, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है यार। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि जो ऑटोमेटिक सेल की अगर बात करो मतलब ये सेल्फ इंपल्स जनरेट करता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ ईच, तीनों के तीनों जो ये सेल्फ इंपल्स जनरेट करेंगे, मतलब यहां से जो है वो इंपल्स जनरेट हो सकती है। करेक्ट, इंपल्स ऐसे नोड से भी जनरेट हो सकती है, एवी नोड से भी जनरेट हो सकती है, और हिज पर्किंजे फाइबर से भी जनरेट हो सकती है। बट अब बात आ जाती है कि नॉन ऑटोमेटिक क्या है। नॉन ऑटोमेटिक भी एक्सप्लेन करूंगा। नॉन ऑटोमेटिक होता है एट्रियम या वेंट्रिकल्स। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो ऑटोमेटिक ने जो एक इंपल्स जनरेट करी ना, उसको जो ट्रांसमिटेड का जो काम करता है ना, जो उसको ट्रांसफर करवाने का जो काम करता है, मान लो ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट करी तो वो ऐसे नोड से एवी नोड के पास जाएगी, और एवी नोड से बंडल ऑफ ईस के पास जाएगी। तो वो जो ट्रांसपिरेशन का जो काम करता है वो कौन करता है, वो करता है नॉन ऑटोमेटिक। समझ में आया? तो अब मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से, ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम के अंदर ये कुछ इस तरह से शो कर रखा है, यहां पे -90 है। करेक्ट, पोलराइजेशन स्टेट है। अब ये जो डिपोलराइजेशन स्टेट हुआ मतलब ये सडन से एक्शन पोटेंशियल बढ़ी। मान लो ये ब्लैक से मैंने क्या कर रखा है, ये एक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है ऊपर की तरफ, ब्लैक से शो कर रखा है। तो देखो एक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। समझ में आया? दूसरी बात, सोडियम की एंट्री हो रही है सेल के अंदर, तो अब नॉन ऑटोमेटिक के अंदर तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। डिपोलराइजेशन हो रहा है
तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सारी की सारी चीजें हो रही है ना यार, तो एक ही बात है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। करेक्ट, आया समझ में। बट ये तो हुआ नॉन ऑटोमेटिक के केस के अंदर। बट ऑटोमेटिक के केस की अगर बात करूं तो इसके केस के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है, बाकी सब चीजें सेम है। यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, एक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डिपोलराइजेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कैल्शियम की एंट्री हो रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये वाली जो कंडीशन है ऑटोमेटिक सेल के केस के अंदर है, ये वाली नॉन ऑटोमेटिक के केस के अंदर है। सारी चीजें कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। अब मैं बात करता हूं, जिस तरह से मैंने कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करी, क्या उसी तरह से रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करना चाहूंगा ना यार, तो करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो सेकंड अपन बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। तो जिस तरह से मैंने कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बात करी कि डिपोलराइजेशन होता है, तो रिलैक्सेशन के अंदर रिपोलराइजेशन होता है। याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, री हो रहा है समझ में, मतलब जहां रिपोलराइजेशन होगा वहां रिलैक्सेशन होगा, मतलब रिपोलराइजेशन हो रहा है मतलब रिलैक्सेशन है। करेक्ट। सेकंड है डायस्टोल हो रहा है, मतलब रिलैक्सेशन की बात कर रहा है। अगर एक्शन पोटेंशियल घट रही है इस रिलैक्सेशन के केस के अंदर, पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो रहा है। करेक्ट, ये सारी चीजें होती है जनरली। यहाँ पे मैंने जिस तरह से डायग्राम के अंदर जो बताया था कि ये यहाँ पे एक्शन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ बताऊंगा मैं कि यहाँ होता है मतलब रिपोलराइजेशन। देखो रिपोलराइजेशन के केस के अंदर ये देखो मैंने रेड ब्लैक से शो कर रखा है कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल घट रही है, बट कॉन्ट्रैक्शन के केस के अंदर एक्शन पोटेंशियल बढ़ रही थी। मतलब डिपोलराइजेशन के केस के अंदर एक्शन पोटेंशियल बढ़ रही थी, बट रिपोलराइजेशन के केस के अंदर एक्शन पोटेंशियल घटेगी। करेक्ट। डिपोलर वहां पे मतलब जो डिपोलराइजेशन के अंदर जो मतलब सिस्टोल हो रहा था, यहाँ पे डायस्टोल होता है। करेक्ट, अपोजिट है यार, वहां पे एक्शन पोटेंशियल बढ़ रही थी, यहाँ एक्शन पोटेंशियल घटती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन को शो करता था, ये रिलैक्सेशन को शो करता है। वहां सोडियम की एंट्री हो रही थी सेल के अंदर, तो वो तो नॉन एटोमेटिक के अंदर था, बट यहाँ पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो रहा है, मतलब वहां तो सोडियम अंदर जा रहा था, बट यहाँ पोटेशियम आउटफ्लक्स हो रहा है, मतलब पोटेशियम बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ द सेल से बाहर निकल रहा है। तो ये सारी चीजें रिलैक्सेशन को शो करती है। अब मैं बात करूंगा प्लेट्यू स्टेज। अब जानते हैं दिमाग में चीज आती है प्लेट्यू स्टेज क्या होता है। प्लेट्यू का मतलब होता है स्लो, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि यहां मान लो यहां पे क्या किया इस डायग्राम को के अंदर कि यहां पे डिपोलराइजेशन किया। अब डिपोलराइजेशन के बाद ये रिपोलराइजेशन करना चाहेगा, बट यहां पे ये एक ऐसा स्टेज है ना, तो ये स्टेज डिपोलराइजेशन कर पा रहा ना ही ये रिपोलराइजेशन करवा पा रहा, मतलब ना तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल बढ़ रही ना यहाँ एक्शन पोटेंशियल घट रही, मतलब यहाँ एक जो एक्शन पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो गई। तो ऐसे स्टेज जहां पे एक्शन पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए उस फेज को बोला जाता है प्लेट्यू स्टेज। करेक्ट, करेक्ट। तो इससे पहले आपको याद हो तो मैंने जो कार्डिक मसल्स का जो एक्शन पोटेंशियल बताया था वहां ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी यार, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, बट उन्हीं चीजों को मैं दोबारा से यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मेरा रीजन है, क्योंकि एरिथमिया जब ही समझ में आएगा जब ये सारी चीजें समझ में आएगी। करेक्ट। अगर ये सारी चीजें मैं नहीं बताता, डायरेक्ट एरिथमिया को एक्सप्लेन करता, तो कुछ चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं हो पाती। दिमाग में चीजें आती कि ये चीज कहां से आई, तो वो सारी चीजें अब ये जो मैं डिस्कस करूंगा ना, इससे एरिथमिया जब स्टार्ट करूंगा तो वहां से जो पूरी वाली जो उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें आएगी वो सारी की सारी एक्सप्लेन होती जाएगी यार। करेक्ट। अब मैं बात करूंगा ये प्लेट्यू स्टेज हो गया। अब ध्यान, उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा था कि दो तरह के स्टेज होते हैं, यहां पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आगे मैं डिटेल में पढ़ूंगा यार। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि ऑटोमेटिक सेल फाइबर होता क्या है, नॉन ऑटोमेटिक सेल फाइबर होता क्या है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। ऑटोमेटिक जो सेल फाइबर होते हैं ये सेल्फ इंपल्स जनरेट करते हैं, मतलब वो ऐसे नोड से भी इंपल्स जनरेट हो सकती है, एवी नोड से भी इंपल्स जनरेट हो सकती है, और हिज परकिंजे से भी इंपल्स जनरेट हो सकती है। नॉन ऑटोमेटिक सेल एट्रियम और वेंट्रिकल्स है, या ऑरिकल्स या वेंट्रिकल्स भी बोल सकते हैं, ये ट्रांसफर का काम करता है, या तो जनरेट करने का काम करता है, ये ट्रांसफर का काम करता है। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ी, नॉर्मल चीजें। अब मैं बात करता हूं, आता हूं अपने टॉपिक पे, एरिथमिया पे। तो जानता हूं एरिथमिया क्या होता है, तो समझाता हूं पहले, फिर मैं पढ़ूंगा यार। कि मान लो हमारी जो इंपल्स की अगर बात करूं, इंपल्स होती है मतलब एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होती है, मतलब जो इंपल्स जो कंडक्ट हो रही है, अगर मान लो उसके अंदर किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए। अब
दिमाग में एक चीज आ जाती है कि एबनॉर्मलिटी कैसे आ जाए। एबनॉर्मलिटी दो चीजों से आ जाए, या तो हार्ट रेट है वो उसके अंदर किसी भी तरह का मतलब डिसऑर्डर आ जाए, उसकी वजह से भी एबनॉर्मलिटी आ सकती है। दूसरी जो रिदम है, उस रिदम के अंदर भी किसी भी तरह का डिसऑर्डर आ जाए, जिसकी वजह से भी एक एबनॉर्मलिटी आ सकती है। तो एबनॉर्मलिटी के दो कारण हैं, या तो हार्ट रेट के अंदर डिसऑर्डर हो जाए या रिदम के अंदर डिसऑर्डर हो जाए। तो यहाँ पे ये लिखा है एनी डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम एंड इट्स रिजल्ट इज एबनॉर्मल जनरेशन और द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। करेक्ट, मतलब अगर हार्ट रेट के अंदर डिसऑर्डर आ जाए या रिदम, रिदम मतलब एरिथमिया, मिया नाम से पता चल रहा है, रिदम के अंदर डिसऑर्डर आ गया मतलब एरिथमिया, है ना। तो अगर इन दोनों के अंदर किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर आ जाए जिसकी वजह से हमारी जो इम्पल्स है वो जनरेट करती है, जनरेशन होता है और उसके कंडक्शन करती है, तो उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है। अब दो तरह की एरिथमिया होता है, एक ब्रेडिकार्डिया, एक ट्रेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के अंदर होता क्या है कि जो हार्ट रेट होती है हमारी 16 बीट पर मिनट से भी कम हो जाती है, लेस देन हो जाती है, मतलब हार्ट रेट घट जाती है इस केस के अंदर। सेकंड कंडीशन होती है ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया की अगर बात करूं, इस कंडीशन के अंदर हार्ट रेट है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाती है, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगी। मतलब नॉर्मल रिदम की अगर बात करूं, वो पेशेंट नॉर्मल पर्सन के अंदर वो 16 से 100 बीट्स पर मिनट होता है, नॉर्मल हार्ट रेट इतना बाइट करता है। अगर 60 से कम हुई तो हार्ट रेट घटी, मतलब ब्रेडिकार्डिया कंडीशन हुई। अगर 100 से ज्यादा हुई बीट्स पर मिनट तो ट्रेकिकार्डिया कंडीशन हुई। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। इसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा ईसीजी के बारे में। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। अगर एंसेफेलोग्राम होता तो वो ब्रेन से रिलेटेड होता, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है, अगर एंसेफेलोग्राम है तो वो ब्रेन से रिलेटेड होता। करेक्ट। तो ईसीजी का कुछ डायग्राम सभी को पता है, हम पढ़ के आते हैं, यहाँ नॉर्मल चीजें हैं, सभी को पता है कि हम नीट की प्रिपरेशन करके अगर यहां तक पहुंचे हैं ना एमबीबीएस कॉलेज तक, तो जाहिर सी बात है कि ये जो डायग्राम है ईसीजी का सबको आता है। पर फिर भी कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, फिर भी कुछ बच्चे हैं वो गलतियां करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे गलतियां करते हैं। देखो, पी स्टेज, क्यूआरएस और एक टी, तीन तरह के स्टेज होते हैं। देखो ये दोनों स्टेज सेम है, एक जिस मतलब ये वाला, बट लफड़ा क्या है, लफड़ा ये छोटा है, ये बड़ा है। करेक्ट। बट बहुत सारे क्या करते हैं कि इन दोनों को सेम बना देते हैं, सिमिलर बना देते हैं, तो वहां पे लफड़ा हो जाता है। करेक्ट। तो इसी जब सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बारीकी से एक एक चीज बताऊंगा, बस यहाँ पे बस इतना डीप में नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि मेरा टॉपिक ही नहीं है, मेरा टॉपिक ही एरिथमिया है यार। क्योंकि मेरा टॉपिक अगर ईसीजी होता ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो मैं वहां पे जरूर एक्सप्लेन करता। बट मेरा टॉपिक सीवीएस का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसका एरिथमिया टॉपिक है, तो एरिथमिया के बारे में चर्चा करूंगा यार। ध्यान से देखिएगा, ये पी स्टेज है, ये 0.1 सेकंड का होता है। मतलब ये जो टोटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी होती है वो 0.8 सेकंड की होती है, जिनमें से जो P है वो 0.1 सेकंड का होता है, QRA से 0.3 सेकंड का होता है, और जो रिमेनिंग बचता है जो T वेव वो 0.4 सेकंड का होता है। P के अंदर क्या होता है कि एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं। QRS के अंदर क्या होता है कि वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इस स्टेज की बात करूं T की, तो इसके अंदर जो और फॉल चैम्बर ऑफ हार्ट है वो रिलैक्स स्टेज में रहते हैं जनरली। करेक्ट। तो अब मैं बात करता हूँ, ये सेम चीजें हैं जो मैंने बोली है। अगर मान लो यहाँ पे ये जो पी वेव है ये क्यूआरएस है, ये टी है, ये पी है मतलब एट्रिया का, मतलब एट्रिया है वो का क्या हो रहा है, यहाँ पे एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब आ गया, मैंने शुरू में बताया था, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बोलूं या डिपोलराइजेशन बोलूं, बात एक ही है, एक ही है बात। और इम्पल्स ऑफ ऐसे नोड, मतलब यहाँ से इम्पल्स जनरेट हो रही है, ऐसे नोड मतलब पेसमेकर, और यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड। अब उसके बाद में जो क्यूआरएस की अगर बात करूं, यहाँ पे मैंने कहा कि वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या डिपोलराइजेशन, बात एक ही है, मतलब वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होगा। स्प्रेड ऑफ इम्पल्स, यहाँ तो इम्पल्स जनरेट की इसने तो, और जो फैलाने का जो काम करता है वो कौन करता है, इम्पल्स यहाँ पे स्प्रेड करी।
आपको याद हो तो मैंने कहा था ये ऑटोमेटिक, ये नॉन ऑटोमेटिक, क्योंकि इम्पल्स जो इम्पल्स जनरेट करता है वो होता है ऑटोमेटिक, और जो इम्पल्स को स्प्रेड करता है वो होता है नॉन ऑटोमेटिक। और कहाँ से कहाँ स्प्रेड करेगा, मैंने कहा था कि ये एवी से सबसे पहले ऐसे नोड से एवी बंडल के नोड की अगर बात करूं, एवी बंडल का मतलब है ऐसे नोड और एवी नोड, दोनों नोड है यार एवी बंडल का मतलब। तो उसके बाद में एवी नोड, ऐसे नोड, एवी नोड और ये एवी बंडल और ये परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचाएगा। उसके बाद में जो जो टी है, अगर टी की बात करूँ तो ये वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में, मतलब रिलैक्स स्टेज में है तो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को अपन क्या बोला था, रिलैक्सेशन बोलूँ या रिपोलराइजेशन बोलूँ, बात एक ही है। अब ये तो हुई हमारे ईसीजी के बारे में कुछ बातें जनरल। अगर इसको डीप में पढ़ेंगे अपन, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका भी कि ईसीजी का भी, वहां पे मैं डीप में एक एक बारीकी से एक एक चीज बताऊंगा कि किस तरह से कहाँ पे किसका कितना इंटरवल्स होता है, कहाँ पे कौन सा स्टेज क्या होता है। बट यहाँ पे मेरा टॉपिक ही एरिथमिया है, तो एरिथमिया को समझाऊंगा। अब उसके बाद में मैं डिफरेंस बता देता हूँ नॉन ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, क्योंकि शुरू में मैंने कहा था कि ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक का मैं वहां पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस समझाऊंगा मैं थोड़ा कुछ मिनटों बाद। तो वो मिनटें आ गई, वो मिनटें आ गई हो तो अब मैं समझाऊंगा कि नॉन ऑटोमेटिक होता क्या है, ऑटोमेटिक होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो यार, नॉन ऑटोमेटिक की अगर बात करूं तो, और ऑटोमेटिक की अगर बात करूं तो ऑटोमेटिक के अंदर मैंने कहा था कि ये इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स मतलब ऐसे नोड, हैवी नोड, बंडल ऑफिस, जिसको पेसमेकर, बंडल ऑफिस और पेसमेकर ऐसे नोड को बोला जाता है। मतलब ये इसके एग्जाम्पल हूँ, करेक्ट। बट ट्रांसपिरेशन स्प्रेड का जो काम करता है वो नॉन ऑटोमेटिक, मतलब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स मैंने बात करी थी। ऑरिकल्स बोलूँ या एट्रियम बोलूँ, चाहे मैं ऑट्रिकल्स बोलूँ, बात एक ही है। वेंट्रिकल्स या वेट्रियम बोलूँ, एक बात ही एक ही। परकिंजे फाइबर है, ये स्प्रेड का काम करता है। यहाँ बंडल ऑफिस है, यहाँ परकिंजे फाइबर है, कंफ्यूज मत होइएगा। बंडल ऑफिस यहाँ रह जाता है, परकिंजे फाइबर यहाँ है। ऑटोमेटिक की बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि जब ये इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर रहा है तो एक्शन पोटेंशियल स्लो होगी इसकी, बट ये इम्पल्स को स्प्रेड कर रहा है मतलब एक्शन पोटेंशियल फास्ट होगी। कैसे, डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम अक्सर पूछा जाता है, वो डायग्राम बता देता हूं। तो इन डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, मैं समझाता हूं। शुरू में हुआ क्या, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिपोलराइजेशन हो रहा है, करेक्ट। डिपोलराइजेशन हो रहा है मतलब सिस्टोल हो रहा है, मतलब सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। तो सोडियम इन्फ्लक्स हुआ मतलब ये सडनली फेज हुआ और बहुत फास्ट एक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है यहाँ। और ये -90 से एक्शन पोटेंशियल बढ़ा और कहाँ तक बढ़ा, +30 मिलीवोल्ट तक। उसके बाद में क्या हो जाता है, जब 30 मिलीवोल्ट पे आया तो वहां पे क्या हुआ कि एक पोटेंशियल का तो आउटफ्लक्स, इफ्लक्स हुआ है, मतलब पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो गया। आउटफ्लक्स का मतलब, इफ्लक्स का मतलब। और कैल्शियम उस टाइम, जिस टाइम पोटेशियम बाहर निकलता है उसी टाइम सडनली यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। और इन दोनों स्टेज को बोला जाता है प्लेट्यू स्टेज। मतलब ये यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब यहाँ ना तो एक्शन पोटेंशियल बढ़ पा रहा, ना एक्शन पोटेंशियल बढ़ पा रहा, मतलब ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा, ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पा रहा, ना मतलब सिस्टोल हो पा रहा, ना डायस्टोल हो पा रहा। ऐसे फेज को बोला जाता है प्लेट्यू फेज। आया समझ में। और उसके बाद में ये वाला जो लास्ट एंड फाइनल हो जाता है, यहाँ पे पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो जाता है, बाहर निकलता है पोटेशियम। वो अगर मैं मेंशन कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं है तो मैंने मेंशन कर दिया है कि पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो रहा है। इस स्टेज की बात करूँ, ये तो हुई हमारे नॉन ऑटोमेटिक के केस की बात। अब ऑटोमेटिक के केस के अंदर क्या होता है कि -60 मिलीवॉट से ये स्टार्ट हो जाता है डिपोलराइजेशन होना, और ये मतलब एक्शन पोटेंशियल बढ़ती है और ये जो -16 से डिपोलराइजेशन होना स्टार्ट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन को अपन बोलते हैं कि मतलब इस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है ना यहाँ, मतलब डिपोलराइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे भी सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और इसको बोला जाता है फनी सोडियम चैनल, मतलब सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फेज आ जाता है, -40 मिलीवोल्ट पे। और यहाँ पे एक जो
टी कैल्शियम है वो एंटर करता है अंदर के। टी कैल्शियम मतलब ट्रांसवर्स कैल्शियम आयन है वो अंदर एंटर करता है, और वो ट्रांस कैल्शियम आयन्स अंदर एंटर करते हैं। उसके बाद में एक एल कैल्शियम है वो एंटर करेगा, करेक्ट। एल कैल्शियम मतलब लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और वो एंटर करना चालू करेंगे। और जब वो एंटर करना चालू करते हैं तो -40 से +10 मिलीवोल्ट पे जाके वो स्टॉप हो जाते हैं। मतलब यहाँ से मतलब कॉन्ट्रेक्शन हुआ, पहले यह हुआ, फिर थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा, फिर ऐसे सडनली गया। मतलब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल बढ़ी, फिर यहाँ थोड़ी कम हुई, फिर यहाँ से एक्शन पोटेंशियल बढ़ गई, ऐसे हुआ। अब ये तो हुई हमारे डिपोलराइजेशन स्टेट। सेम इसी तरह, सेम डिपोलराइजेशन इसी तरह। और फिर इसके अंदर प्लेटिव स्टेज नहीं रहता, इसके अंदर प्लेटिव स्टेज है, इसके अंदर प्लेटिव स्टेज नहीं रहता। मतलब यहाँ तो पोटेशियम जो कहने का मतलब पोटेशियम आउटफ्लक्स हो रहा था, कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा था। मतलब ऐसा फेज को कांस्टेंट फेज बोल रहे थे। मतलब ना तो एक्शन पोटेंशियल बढ़ पा रही थी, ना एक्शन पोटेंशियल घट पा रही है, ना कॉन्ट्रेक्शन हो पा रहा है, ना रिलैक्सेशन हो पा रहा है। ऐसा फेज को प्लेटिव स्टेज बोला था। बट ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे तो होगा तो डिपोलराइजेशन होगा या रिपोलराइजेशन होगा। उसके बाद में डिपोलराइजेशन के अंदर अपन को पता है कि पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाता है, और जो पोटेशियम का इफ्लक्स होता है ये बहुत फास्ट होता है। ये तो धीरे धीरे हो रहा था, ये फास्ट होता है। और यहाँ ये वाला फेज है, ये डिपोलराइजेशन, दोनों दोनों केस के अंदर उल्टा है। यहाँ पे डिपोलराइजेशन फेज बहुत फास्ट हो रहा है, बट यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो ये है ये फास्ट हो रहा है। मतलब ये वाला स्लो हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि ऑटोमेटिक को स्लो, क्योंकि ऑटोमेटिक जब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट करी, मतलब ऐसे नोड से, तो ये स्लो फेज है। बट यहाँ ये स्प्रेड कर रहा है, मतलब ये फास्ट फेज है, इसलिए इसको फास्ट बोला। एक्शन पोटेंशियल फास्ट हो रही है या एक्शन पोटेंशियल यहाँ स्लो हो रही है। अब उसके बाद में कुछ एरिथमिया के कुछ दवा दारू के बारे में बात करूँगा। तो एरिथमिया की कुछ दवा दारू है, उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो में ना बोरियत फील महसूस मत होइएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ ना वो जुनून के साथ बताता हूँ। क्योंकि जो सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ ना वो जुनून के साथ बताता हूँ। मतलब ऐसा, मतलब वीडियो के अंदर बहुत कम ऐसे लगा होगा आपको कि वहाँ पे मैं स्लो हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं खुद स्लो हो जाऊँ तो अगले देखने वाला तो स्लो होगा ही यार। तो वीडियो के अंदर दम दम से होना चाहिए यार वीडियो, जब भी जो अगला जो आदमी है वो देख पाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। कुछ एरिथमिया की अगर बात करूं तो एरिथमिया के कुछ दवा दारू है, वो 4 तरह के। देखो मान लो वेंट्रिकल्स एरिथमिया हो जाए तो वहां पे सोडियम चैनल्स ब्लॉक कर दिया जाता है पेशेंट को। अगर एट्रियल एरिथमिया हो जाता है, मतलब ऐसे नोड है, अगर वो उसके अंदर एरिथमिया हो जाता है तो वहाँ बीटा ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको याद हो तो 4th चैम्बर ऑफ हार्ट ऐसे होता है, यहाँ पे जो ऐसे ऐसे नोड होता है, तो यहाँ पे अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो फिर ये बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है, करेक्ट। अगर एट्रियल और वेंट्रिकल्स एरिथमिया हो जाए तो वहाँ पे दोनों पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक कर देते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा यार। इस डायग्राम के अंदर देखो, पोटेशियम ब्लॉकर मतलब यहाँ रिपोलराइजेशन, यहाँ रिपोलराइजेशन, दोनों फेज के अंदर पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ। मतलब चाहे नॉन ऑटोमेटिक हो चाहे ऑटोमेटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एट्रियल और वेंट्रिकल्स एरिथमिया की अगर बात करूँ तो वहाँ दोनों ही केस के अंदर एक पोटेशियम ब्लॉकर्स दिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो आपको याद रखना है अमीडोडेलम। अमीडोडेलम जो एग्जाम्पल है वो इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद में अगर एट्रियल एरिथमिया हो जाए, यहाँ एट्रियल एरिथमिया हो रहा है ऐसे नोड के अंदर, अगर ब्लॉक हो जाए तो वहाँ पे बीटा ब्लॉकर देते हैं। बट यहाँ एट्रियल एरिथमिया है सिंपल, तो वहाँ कैल्शियम ब्लॉकर्स दिया जाता है। अब वो सारी चीज़ें कैसे देते हैं वो सब मैं बताऊँगा इनकी क्लासेस। उससे पहले मैं टॉर्सिन डे पॉइंटिस के बारे में डिस्कस करूँगा। जनरली टॉर्सिन डे पॉइंटिस की अगर बात करूँ तो ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ पार्ट। ट्विस्टिंग ऑफ पार्ट का मतलब है कि ये जो हमारा जो क्यू आर एस, जो इसी से ड्रॉ करते हैं अपन, PQRS और ये टी, तो जो अगर ये जो QRS है कॉम्प्लेक्स है, अगर इसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है देखो कंटिन्यू चेंज हो रहा है,
एम्पलीट्यूड कंटिन्यू चेंज हो रहा है। आपको कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड सेम चल रहा है, नहीं चल रहा। यहाँ पे अलग, 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 हर जगह एम्पलीट्यूड कंटिन्यू लगातार चेंज हो रहा है। मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चेंज हो रहा है। ये एक वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया की कंडीशन हो जाती है, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाती है उस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर। और जब इस कंडीशन के अंदर जब हार्ट रेट बढ़ जाती है, जब वेंट्रिकल्स की के अंदर जो हार्ट रेट अगर बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसी बात नहीं है कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा ना, वो थोड़ी हाई लेवल की बताऊंगा, बट ये जो चीज़ें हैं ना आपको ये एमबीबीएस में कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेगी यार। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ऐसी भी बताऊंगा जो आपको अभी नहीं आगे जाके काम आएगी, बट मैं यहाँ पे बताऊंगा यार, क्योंकि फिर अगर आपको कभी एरिथमिया देखना है तो आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा वो थोड़े हाई लेवल की भी बताऊंगा। जैसे अभी आगे बताऊंगा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिया के जो ड्रग्स हैं उनके बारे में, तो उनकी जो सब क्लासेस के बारे में बात करूंगा कि कौन सा ड्रग्स लेना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ते हैं, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा कि इसके लिए एक बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, और बीटा ब्लॉकर या फिर ऐसा बोलो कि मैग्नीशियम थेरेपी है वो भी पेशेंट को दी जाती है, करेक्ट। तो ये तो एक जनरल चीज़ है। अब उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिक ड्रग्स, 4 तरह की क्लासेस के बारे में मैंने बात की थी। सबसे फर्स्ट क्लासेस है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में बात की जाए। अगर सोडियम चैनल ब्रेकर्स की अगर बात करूँ तो ये जो क्लासिफिकेशन है एरिथमिक ड्रग का, ये केटी त्रिपाठी के अंदर दिया रखा है। तो केटी त्रिपाठी से ये चीज़ें मैंने ली है, और केटी त्रिपाठी के अंदर ये सारी की सारी जो क्लासेस है सोडियम चैनल्स ब्लॉकर की जो सब क्लासेस है, जैसे IA, IB, IC, ये सारी चीज़ें वहाँ दे रखी है। तो वहाँ पे IA के अंदर, IB के अंदर और IC 3 तरह की सब क्लासेस है सोडियम चैनल ब्लॉकर की। अब बात करते हैं इनके ट्रिक्स। ट्रिक से याद करेंगे इनको यार, कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक से आपको याद हो जाएगी। IA के अंदर को याद करेंगे तो अपन पकड़ से, PQD, पकड़ से याद कैसे। P मतलब प्रोकेनेमाइड, याद हो गया। Q मतलब क्वेनिडीन, D मतलब डिस्पोरेमाइड, करेक्ट। पोरेकेमाइड, क्वानिडीन, डिस्पोरेमाइड, ये है IA क्लास के अंदर आती है सोडियम ब्लॉकर्स की। उसके बाद में IB के अंदर याद करेंगे अपन LTPM का मतलब ये है, क्या है, LT मतलब लैब टेक्नीशियन और PM मतलब पोस्ट मॉर्टम। मान लो अगर कोई लैब टेक्नीशियन है, अगर उस लैब टेक्नीशियन को अगर पोस्ट मॉर्टम करना हो या पोस्ट मॉर्टम का अगर मैं केस दे दूं, तो यार उसके अंदर तो वो तो एरिथमिया हो जाएगा। एरिथमिया से मतलब वो तो एरिथमिया हो जाएगा उसके अंदर यार, उसके पॉसिबल की बात ही नहीं है यार। पोस्टमार्टम का केस दे दिया उसको तो वो तो एरिथमिया हो जाएगा, मतलब उसकी हार्ट रेट के अंदर डिसऑर्डर हो गया, उसकी रिदम के अंदर डिसऑर्डर हो गया। एरिथमिया का मतलब यही तो है ना यार, कि हमारी रिदम के अंदर, हमारी हार्ट रेट के अंदर या हमारी रिदम के अंदर, हमारी हार्ट रेट के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से जो जनरेशन और जो कंडक्शन होता है इंपल्स का, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो वो सारी चीज़ें होगी। तो इसको कैसे याद करेंगे, LTPM से। ध्यान से देखिएगा, LTPM से याद करेंगे। L मतलब लिंगोकेन, T मतलब टोकोकेनाइड, P मतलब फिनाइटोइंस और M मतलब मैग्जेटेनिन। मैंने क्या बोला, LTPM से L मतलब लिंगोकिन, T मतलब टोकेडीन, P मतलब फिनाइलटोनिन, M मतलब मैक्सिलेटिन, याद रहेगा। उसके बाद में थर्ड जो सब क्लासेस है उसको याद करेंगे अपन। प्रॉपर फ्लैक्स मोर को दिया, मतलब जो फ्लैक्स की अगर बात करूँ तो फ्लैक्स एक पेडिग्री है जिसकी स्टडी अपन पेडिग्री के अंदर पढ़ते हैं। तो प्रॉपर फ्लैक्स मोर को दिया, मतलब प्रॉपर मतलब प्रोपेफिनोन, और फ्लैक्स मतलब फ्लेकिनिडीन, और मोर मतलब मोरिसिडीन। आपको याद हो, एक चीज़ बता देता हूँ, केटी त्रिपाठी के अंदर जो मोरिसी जीन है ना, इस मोरिसी जीन को
क्लास ए के अंदर दे रखा है, बट एक्चुअली इसकी जो क्लास है ना वो थर्ड वाली क्लास है, करेक्ट। मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद में क्लास बी की अगर बात करूँ तो इसके अंदर बेटा ब्लॉकर्स है, वो बेटा ब्लॉकर्स के बारे में बात करूंगा। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो कुछ चीजें हैं ना ये बहुत हाई लेवल पे है, बट आपको आगे जाके कहीं ना कहीं तो पढ़नी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है अभी पढ़ लो यार, करेक्ट। तो अभी पढ़ लो तो बाद में हेल्प मिलेगी चीजों को, क्योंकि नॉलेज जितनी ज्यादा होगी उतनी ही हम सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि क्लास 2 के अंदर बेटा ब्लॉकर्स दिया जाता है, जहां ऐसे नोड का ब्लॉक हो जाता है। देखो वहां उसको याद करेंगे अपन ब्रेटी लोल से। देखो लोल तो सबके अंदर आएगा यार, लोल तो सबके अंदर आएगा, मतलब प्रोपिनोलोल, एस्मोलोल, एस्मोलोल, सोल्टेलोल, लोल तो सबके अंदर है, लोल लोल लोल, मतलब प्रोपेनोल, एस्मोलोल, सोटेलोल, करेक्ट। ये सारी चीजें हो गई लोल, लोल तो हो गया। ब्रेटली से याद करेंगे ब्रेटी ब्रेटिलियम, याद कर ले। अब ये हुई हमारी 2 क्लासेस, अब थर्ड क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो क्लास थर्ड को अपन याद करेंगे, पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर हो जाते हैं इसके अंदर। क्लास थर्ड के अंदर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, मतलब मैंने बताया था कि जब एट्रियम और जो वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जब उनके अंदर एरिथमिया हो जाता है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वहां पे मैं एक पोटेशियम चैनल ब्लॉकर दूंगा और वहां प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन होगा। प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन मतलब कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, वो है एडीबी शॉर्ट। एडीबी शॉर्ट मतलब, एडीबी मतलब एडोब्रियम होता है ना, वो शॉर्ट आउट करता है। एडीबी शॉर्ट का मतलब क्या है कि जो एडोब्रेडर होता है ना, एडोब्रेडर क्या करता है, शॉर्ट आउट करता है प्रॉब्लम को। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, एडोब्रेडर से, एडीबी से, ए से एमिनोड्रोन और डी से याद करेंगे डोफिटिलिडी, करेक्ट। याद रहेंगे, इनके कुछ नाम ही ऐसे हैं यार कि 1-2 बार में याद नहीं होंगे यार, करेक्ट। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करूं कि और जो शॉर्ट से हैं शॉर्टेलोल ब्रेटेलाइम, जो शॉर्टेलोल और ब्रेटेलाइलियम है ना, ये क्लास बीटा ब्लॉकर्स के अंदर भी आता है, क्लास सेकंड के अंदर और क्लास थर्ड के अंदर भी आता है। ये याद रखना है आपको कि दोनों क्लासेस के अंदर आता है। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्लास 4 के बारे में बात करता हूँ। तो क्लास 4 के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं। जनरली अपन फोर्थ को कैसे याद करते हैं, फर्स्ट और वी, ऐसे फोर्थ को ऐसे याद करते हैं ना, 4 को ऐसे लिखते हैं ना रोमन में जो फर्स्ट को, तो इससे क्या याद करेंगे, इटली डाई इटिलीजेन, इसे याद करेंगे आई से, इटिलीजीन में ना तो डाई इटिलीजीन ऐसे याद करेंगे, और वी से याद करेंगे वेरापिलिमीन। मतलब फोर्थ जो क्लास है ना, मतलब फोर्थ के अंदर है डाई इलेटिविजीन और वेरापिलिमीन। अब दूसरी बात कि इसके अंदर जो DHPS होता है, मतलब डाइहाइड्रोप्रोमिडीन्स होता है ना, ये होता है एक अमाइलोडेपिन, ये नहीं देते पेशेंट को। अब ये क्यों नहीं देते यार, ये इसलिए नहीं देते क्योंकि ये साइड इफेक्ट है रिफ्लक्स ट्रैकिकार्डिया का। यार देखो एरिथमिया की अगर बात करो तो एरिथमिया के अंदर 2 तरह के एरिथमिया होते हैं, मतलब ट्रैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया, अगर जिस पेशेंट को अगर ट्रेकिकार्डिया हो रहा है, तो अगर मान लो तो उसको तो अगर उनको तो कम करने के लिए तो दी जाती यार, मान लो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हुई है, तो अगर वो हार्ट रेट बढ़ रही है तो ये एज ए ड्रग क्यों दूंगा यार जो ट्रेकिकार्डिया को करे, क्योंकि इनको कंट्रोल करना है मेरे को। तो जो नॉर्मल हार्ट बीट पर जो बीट्स पर मिनट होती है नॉर्मल, वो 60 से 100 होती है, तो वो नॉर्मल करनी है ना पेशेंट को। तो अगर ये दे दूंगा तो जाहिर सी बात है हार्ट रेट तो बढ़ जाएगी, तो एरिथमिया का क्या रोल रहा है फिर उसमें ड्रग्स में, तो ये नहीं दूंगा मैं, क्योंकि जो डाइहाइड्रोप्रोमिडीन्स हैं, जो अमाइलोडिपिन्स हैं, ये एक साइड इफेक्ट करता है, इसलिए ये नहीं देता पेशेंट को। उसके बाद में एक होता है सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया कार्डियम, PSVT, ये दिया जाता है एडिनोसिन डिजिटोलेस, करेक्ट, याद रहेगा आपको। और इसके अंदर ये एक ऑटोमेटिक फाइबर होता है, और ये इसके अंदर जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो की एंट्री होती है शार्पली इंक्रीज होते हैं कैल्शियम, और L टाइप चैनल्स होते हैं जनरली, कॉन्ट्रैक्शन और डिपोलराइजेशन स्टेट प्रेजेंट होता है।
उसके बाद में एवी ब्लॉकर्स की अगर बात करूँ तो एवी ब्लॉकर्स के लिए अपन को देने पड़ते हैं ड्रग्स सिम्पेंट्रोमिडिक्स और आइसोप्रेमिलिन और एंटी कोलिनर्जिक्स एट्रोपाइंस, ये देने पड़ते हैं एवी ब्लॉकर्स के लिए। और डिजोटोलिस के लिए देना पड़ता है एट्रियल फिब्रिलाइजेशन, एट्रियल फ्लक्चर्स, और एक देना पड़ता है सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, ये कंट्रोल करता है वेंट्रिकुलर रेट को। तो वेंट्रिकुलर रेट को 3 फैक्टर कंट्रोल करते हैं। एक तो कंट्रोल करता है कौन, एट्रियम फिब्रिलाइजेशन, एट्रियल फ्लक्चर, और एक करता है सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, ये वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करता है डिजिटलीज। तो ये जो सारी चीज़ें बात करी मैंने, ये एरिथमिया के बारे में बात करी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो एक एरिथमिया टॉपिक था, उस एरिथमिया के बारे में डिस्कस किया। उसके जो क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स हैं उनको समझने के लिए मैंने कुछ पहले जो जनरल चीज़ें थी जो ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें समझी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। थैंक